अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस सोमवार तक इस इंतजार में रहा कि ईरान बातचीत के लिए अपनी टीम भेजेगा या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर भी इस तरह के मतभेद थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दबाव था कि जब तक अमेरिका अपनी पाबंदियां खत्म नहीं करता तब तक बातचीत नहीं होनी चाहिए। और इस बीच पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने ईरान को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की। सोमवार रात ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने डेलीगेशन भेजने को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बातचीत की राह खुली। और ये जानकारी अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दी है। वेंस के साथ ट्रंप ने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। जब तक जानकारी के मुताबिक बुधवार को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सकती है। तो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा सीज फायर और इससे पहले दोनों देशों की तरफ से शर्तें रख दी गई हैं। लेकिन अब बुधवार को यूएस ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता होगी। क्या इस बार भी वार्ता बेनतीजा रहेगी या फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा, ये देखना होगा। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत को लेकर पहले ईरान इनकार कर चुका है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि बातचीत होगी कल दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तो जेडी वेंस, जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, वो जाएंगे। ईरानी डेलीगेशन को आखिरकार मंजूरी दे दी गई है खामेनेई की तरफ से। तो 22 अप्रैल को हो रहा सीज फायर खत्म। तो बुधवार को यूएस ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता, लेकिन आमने सामने बैठेंगे दोनों प्रतिनिधि, क्योंकि तय किया गया था कि जो बातचीत है काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर आपका। वहीं दूसरी तरफ कर्नल रिटायर्ड पीयूष अग्रवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मनोज कुमार जी से। मनोज कुमार जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, पहले एक तरफ ये बातें चल रही थी कि ईरान ने मना कर दिया था कि बातचीत नहीं होगी। अब दूसरे दौर की बातचीत जो है 23 तारीख को होगी। शर्तें रखी जा रही है दोनों तरफा से, दोनों देशों की तरफ से। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, जिस तरीके से ये शांति विराम का समाप्ति का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे हम सब देख सकते हैं पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में और राजनीतिक जगत में एक तरीके से टेंशन का माहौल बना हुआ, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, इस मतलब पहले दौर की जो वार्ता इस्लामाबाद में हुई और उस वार्ता के बाद से लगभग 21 घंटे के बातचीत के बावजूद भी सफल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो स्टेटमेंट चाहे ट्रंप की तरफ से हो या ईरान की तरफ से जो भी आया, लेकिन 21 मतलब मुझे लगता है कि 12-13 घंटे के बाद से सबने यू टर्न ले लिया। और शायद उसी के बाद से स्थिति ऐसे लगने लगी कि अब ये शांति वार्ता एक तरीके से विफल के तरफ जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से न्यूज़ और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि दूसरे दौर की वार्ता शुरू होने वाली है, आज 21 अप्रैल है, तो मुझे लगता है और 22 अप्रैल कल आखिरी दिन है उस डेडलाइन का। लेकिन अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट को देख लीजिए, जिस तरीके से ईरान बिल्कुल अपने पोजीशन को लेके खड़ा है, क्योंकि देखिए आज ईरान पूरी तरीके से इस पिछले 40 दिनों के युद्ध में जिस तरीके से उसका डिक्लाइनेशन हुआ है हर लेवल पे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको मजबूर कर रहा है कि वो बार्गेनिंग लेवल पे बिल्कुल ऐसा मैसेज दे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि वो एक तरीके से अपना पोजीशन एक नंबर 1 पे रखना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो मोटिव था ईरान में जाने का युद्ध में, उस मोटिव में, तीनों मोटिव में से कोई पूरा होते हुए दिख नहीं रहा हो, चाहे रिजीम चेंज का हो या यूरेनियम को वापस करने का हो या जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रॉक्सी थे उनको समाप्त करने का हो। तो मेरा ये मानना है कि ये जो दौरे की जो वार्ता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस शांति वार्ता के पहले जो विराम मिला, इसमें दोनों ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली। और अभी देखिए, अभी जिस तरीके से ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है और इजराइल को जिस तरीके से शाबाशी दे रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा फाइटर है और वो कभी भी किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है और जीतने के लिए तैयार है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि दोनों देशों ने
एक तरीके से अपने टाइम को गेन किया, और उस हिसाब से अगर आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये स्थिति और एक तरीके से डिफिकल्टी होते जाएगी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय रूट है और उस रूट पे किसी का उस तरीके से हमें उस जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको पालन करना होगा। लेकिन आज देखिए तो ये चाहे ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों कहीं ना कहीं अपने उस नाक की लड़ाई बना के रखे हुए, जिसके चलते एक अव्यवस्था पूरे वैश्विक जगत में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति आने वाले समय में और टेंशन के रूप में क्रिएट होगा अगर ये शांति वार्ता आज सफल नहीं होती है तो। जी जी, पीयूष अग्रवाल जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी सर। जैसे कि दोनों देशों की तरफ से शर्तें रखी गई है। अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर ये कहना है कि नाकाबंदी तभी हटेगी जब डील साइन होगी, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं है, सरेंडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कैसे आप देखते हैं? देखिए, कभी भी युद्ध के बाद जो बार्गेनिंग टेबल पर दो देश बैठते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि बार्गेनिंग में चिप्स किसके हाई हैं। और इस वक्त अगर हम समझें तो, और हम ये पूरे पिछले 1.5 महीने से फॉलो करते आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा वक्त हो गया है, कि ईरान एक बेटर निगोशिएटिंग पोजीशन पर है और वो उस जगह से अपने आप को डिस्प्लेस नहीं करना चाहता। और इस वजह से उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज कंट्रोल में है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से उसने पूरा जो गेम, पूरा वॉर का जो परिदृश्य था, जो पूरे वॉर का जो आउटकम था, वो पूरा चेंज कर दिया। जैसा कि पहले उन्होंने बताया, स्पेशलिस्ट ने, कि अमेरिका अपने तीनों एंड स्टेट, जो युद्ध का कोई भी शुरू करते हैं तो एंड स्टेट में 3 बल्कि 4 एंड स्टेट में फेल हो गया। रिजीम चेंज फेल हो गया, लोकल पॉपुलेशन को सड़कों पे आना फेल हो गया, यूरेनियम कुछ नहीं निकल पाया, और हर तरीके से अमेरिका नजर आ रहा है पूरी दुनिया में कि वो इस युद्ध में फेल होता हुआ, या अपनी क्रेडिबिलिटी, और खासतौर पर ट्रंप ने हर दिन अपने स्टेटमेंट को चेंज किया, झूठ बोला। तो इस वजह से अमेरिका की तो क्रेडिबिलिटी डाउन है। और अब मेरे को ये लगता है कि ये युद्ध अमेरिका दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा किसी भी तरीके से ब्रेक कांटेक्ट करे, लेकिन वो किसी भी तरीके से ईरान को कंट्रोल करता है। और इस वजह से, क्योंकि उसको ये 15 दिन का जो ब्रेक मिला है, उसके होपफुली उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जनरल्स हैं, उनके एडमिरल्स हैं, उन्होंने बताया कि ये युद्ध आपको, अगर आप दोबारा इसमें कूद पड़े तो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस दौरान ईरान ने अपने आप को रिकूप कर लिया है चाइना की मदद से और बाकी अपनी खुद की सेल्फ, और उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया था IRGC ने, वो तो बिल्कुल बहुत विकेंद्रीकरण करके, डिसेंट्रलाइज या डायरेक्टिव कमांड जिसको बोलते हैं, उस तरीके से उन्होंने अपना, कि अगर हम ऊपर के लोग खत्म हो गए, मर गए, नेक्स्ट लेवल भी खत्म हो गया, उससे अगला भी हो गया, तो लोएस्ट लेवल तक उनको इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर थे कि आगे क्या करना है युद्ध में। और इस वक्त दुनिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ी है। हमने डिस्कस किया था, यूके ने एक कंसोर्टियम बनाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है। इंडियन नेवी को 7 जहाज वहां भेज दिए गए हैं ऑलरेडी, कि आप, हमारे जो 11-12 अभी तक शिप्स निकले हैं, पीछे 1-2 शिप्स पर हमला भी हुआ था, वो आई डू नॉट नो, मेरे हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या ईरान का प्लान वो था, लेकिन हमारे ज्यादातर जहाज वहां से निकल रहे हैं, चाइना के भी निकल पाए हैं। और हमारे उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री और नेवी ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि लद्दाख आइलैंड है, उससे बचा जाए। तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, भारत है, वो अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में है। और एक चीज और मैं इसमें आपको ऐड करके बताना चाहूंगा कि इस वार्ता में सबसे ज्यादा जो विलेन के रूप में उतर के आ रहा है, वार्ता में विलेन, वो आ रहा है पाकिस्तान। उसको लेकर बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों देशों में, खास तौर पर ईरान। उनको लगता है कि जो आसिफ मुनीर हैं, वो एक जो अमेरिका के डील ब्रोकर हैं, और वो अमेरिका की तरफ उनका ज्यादा झुकाव है। तो इस वजह से भी ईरान ने बड़ा क्लियरली और कैटेगरिकली इस वार्ता से अपने आप को सेकंड राउंड से दूर रखा कि हम आप पे बिलीव नहीं करते। खैर, बातचीत आगे बढ़ी है, अब देखते हैं कि इस वार्ता का आउटकम क्या निकलता है। लेकिन मेरे को लगता है युद्ध नहीं होगा, एनर्जी क्राइसिस बना रहेगा।
जी जी। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि पीयूष जी ने भी साफ तौर पर क्लियरली ये कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी नहीं है, सपोर्ट में कोई भी नहीं है। हालांकि सेल्फ रिलायंट के तौर पर अमेरिका जो है लगातार अपने जो फैसले हैं वो ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ईरान अपना स्टैंड क्लियर करके खड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जा रहे हैं ताकि अमेरिका की जीत हो, अमेरिका के फेवर में चीजें हो, कह सकते हैं हम? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी जब देश युद्ध में जाता है, और अमेरिका का जो एक इतिहास रहा है, उसकी जो एक लिगेसी है, वो चाहे डिफेंस को हो या टेक्नोलॉजी को लेके हो या इकोनॉमिक रिसोर्स को लेके हो, तो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो ईरान के सामने मतलब अमेरिका के सामने ईरान कहीं टिकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 40 दिनों से जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को इस युद्ध में खड़ा करके रखा, और जिस तरीके से अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे, उन लोगों ने बहुत ही माइनॉरिटी और डिसेंट्रलाइज करके अमेरिका के एक मिसाइल्स का जवाब अपने ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल से जो दिया, वो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक आई ओपनिंग था। क्योंकि ईरान ने पिछले 40 सालों में जो ट्रेनिंग ली थी, जिस तरीके से तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि आज ईरान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसके पास बार्गेनिंग करने के लिए सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही बचा हुआ है। और इसीलिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल उसी तरीके से यूज करना चाह रहा है, जिसके चलते एक वैश्विक दबाव बने अमेरिका के ऊपर, और वो इससे दोबारा युद्ध शुरू ना करना पड़े। क्योंकि पिछले 40 दिनों के इस युद्ध में हम सब देख सकते हैं कि अभी तो लगभग विश्व के सारे देशों पर एक आंशिक प्रभाव देखने को पड़ा है, खास करके एनर्जी को लेके, तेल को लेके, गैस को लेके। लेकिन अभी जिस तरीके से स्थिति क्लियर होते जा रही है, उसमें आने वाले समय में और ये स्थिति बिगड़ मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से ही अस्थायी शांति और समझौता वहां पर स्थापित हो सकती है। क्योंकि ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है 2.0 में आने के बाद से, चाहे टैरिफ वाली नीति रही हो या ऑपरेशन सिंदूर के समय में रहा हो या रसिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रहा हो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो उनका जो अप्रूवल रेट है उन्होंने खुद से समाप्त कर लिया। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि अभी आज का जो स्थिति है, उसमें जो दोनों देश हैं, ईरान और अमेरिका, वो बेसिकली उन दोनों देशों को अप्रोच जो है, उसको अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है, तभी शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। अगर आप इन दोनों देशों का स्टेटमेंट देख लीजिए, तो चाहे IRGC का हो या वहाँ के राष्ट्रपति का हो और इधर से अमेरिका की तरफ से हो, तो बिल्कुल भी कहीं से भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशनल मोड में जा रहा है। और एक और लास्ट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि देखिए इसमें पाकिस्तान का जो मीडिएशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और उसकी क्या साख है पूरे वैश्विक राजनीति में हम सब जानते हैं। लेकिन आज उसे अमेरिका ने मीडिएट करने के लिए खड़ा किया है, और ईरान पूरी तरीके से ये जानता है कि अमेरिका का बिल्कुल ही एक तरीके से नेचुरल एलाई पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा बार्गेनिंग में। इसीलिए शायद ईरान में भी एक ट्रस्ट की कमी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व के सारे देशों को आना पड़ेगा, और जैसे अभी ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में लगभग विश्व के 40 देशों ने जो एक बैठक की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आज के इस बैठक के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो इस पे विश्व के सारे देश इस मुद्दे को लेकर खड़े हो सकते हैं, और इसका एक पॉजिटिव रास्ता कैसे निकले। क्योंकि देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अगर उसे हम मानते हैं, तो शायद इस तरीके के जो बैन और ब्लॉकेज किया जा रहा है किसी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, तो मुझे लगता है कि कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी पीयूष जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट को लेकर बहुत इश्यूज है। तो इस्लामाबाद में फिर मीटिंग क्यों रही है? हालांकि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब तो ऑप्शन था कि अब मीटिंग कहीं और हो सकती है, या फिर पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर के तौर पर रोका जा सकता था, कोई और देश इंटरफेयर कर सकता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी और देश को मीडिएटर बनना चाहिए था। लेकिन इस युद्ध में बहुत सारे देश ने पीछे हट गए कि इसमें मीडिएशन नहीं करेंगे, और उसके पीछे कई कारण रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप का एटीट्यूड उन देशों को लेकर। क्योंकि अमेरिका में या प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी देश को नहीं छोड़ा, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे यूके हो और भारत हो, तो सब देशों को उन्होंने अपना एक तरह से वर्बली या ऊपरी तौर पर, परोक्ष तौर पर एक दुश्मन टाइप बना लिया कि भाई वो हमारे साथ नहीं खड़े। और सब देश जो सेंसिबली आज बात कर रहे हैं, चाहे इवन नेटो कंट्रीज, वो भी उसके साथ। तो इजराइल बन नहीं सकता था जो अमेरिका के साथ आज खड़ा है, और बाकी देश उन्होंने चाहे क्यूबा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, और मतलब दुनिया भर के उन्होंने देशों में अपनी एक साख जो गंवा दी। आज अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा नजर आ रहा है। और ईरान
भी ऐसा, तो इसलिए हमें ईरान का बॉर्डर भी शेयर होता है पाकिस्तान के साथ, तो एक पाकिस्तान को एक नेचुरली मान लिया गया कि, और उन्होंने बड़ी कीननेस भी दिखाई, लेकिन कीननेस दिखाने के बावजूद, कीननेस मतलब बहुत ज्यादा, आसिफ मुनीर ने, और आसिफ मुनीर ही कहेंगे, उसने बहुत अपने आप को एक पाकिस्तान को सोचा कि ये बार्गेनिंग चिप्स में और बीच में, और कई जगह इनको ट्रोल भी किया गया है दलाल देश के तौर पर, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस डील को करने के लिए कुछ रकम भी उठाई है दोनों देशों से, शायद अमेरिका से, कि भाई अगर ये डील हो पाती है तो उनको कुछ फायदा हो, क्योंकि उनकी तो इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरे हाल है। यूएई ने भी अपना जो कर्ज दिया था वो मांग लिया उनसे वापस, और सऊदी अरेबिया ने भी जो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद ली थी, और आईआरजीसी के खिलाफ, तो इसलिए ईरान को पाकिस्तान के साथ विश्वास नहीं होता। लेकिन ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन ये है कि आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी युद्ध के, बिल्कुल, और इस वजह से पाकिस्तान को चुना गया है। और मेरे को लगता है कि ये पाकिस्तान इज जस्ट ए प्लेस, इस्लामाबाद। बाकी तो दोनों देश के जो थिंक टैंक्स हैं जो आएंगे इसमें, जेडी वांस वगैरह, एक सेंसिबल डिसीजन लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि एक स्थायी, नॉट अस्थायी, स्थायी रूप से इस युद्ध का समाधान निकले, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, चाहे पार्शियली कंट्रोल ईरान के पास रहे। ईरान पूरा कंट्रोल छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में, टैरिफ कलेक्ट करेगा वहां से, और वो टैरिफ इसलिए कलेक्ट करेगा कि उसको रीबिल्ड करना है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, बहुत बुरा हाल है उनकी इकोनॉमी का, युद्ध लड़ा है, इतना पावरफुल देश नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको रीबिल्ड करना है, और अब हर तरीके से पहले वो अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको रीबिल्ड करेगा चाइना की मदद से, और उसके बाद बाकी अपना डेवलपमेंट जो भी उसका डैमेज हुआ है उसको वो करेगा। तो इसलिए वो टैरिफ तो कलेक्ट करेगा, लेकिन टैरिफ कलेक्ट करने के बाद शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, और किसी भी हालत में जो अमेरिका की शर्तें हैं उनको दबा दिया जाएगा। वो नहीं मानने वाला है, ईरान नहीं मानेगा, ये पक्की बात है, और यही मौका मिलेगा अमेरिका को इस युद्ध से किसी तरीके से बाहर निकलने का, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन अमेरिका की ईरान के साथ गलत पड़ गई। बिल्कुल, तो सर कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अमेरिका बैकफुट पर आ सकता है इस वॉर को लेकर। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, दूसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन अगर इफ इन केस बातचीत बेनतीजा रहती है, जिस तरीके से सिचुएशन हमने पहले दौर की बातचीत में देखा, तो ऐसे में फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या वॉर और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है स्थिति वॉर को लेकर? क्या लगता है आपको? देखिए, युद्ध तो किसी चीज का सोल्यूशन होता नहीं है, और फाइनली एट द एंड ऑफ डे सबको शांति और वार्ता करनी ही पड़ेगी। और पिछले 40 दिन का जो इतिहास रहा है, लेकिन उस शांति वार्ता के बाद जो सबको समय मिला, अगर उसमें दोनों तरफ से आप देख लीजिए तो इसमें दोनों देशों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ही हाई लेवल पे है, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ जो विश्व का सबसे पावरफुल नेशन है, और एक ऐसा देश जो पिछले 40 साल से जिसने अपने आप को तैयार किया कि हमें इजराइल और अमेरिका से काउंटर करना है, और उसका नतीजा हम देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे आईआरजीसी और खास करके वहाँ के सिविलियन में जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को दिखाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा ही मतलब एक तरीके का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहाँ पे जो एक आर्मी के द्वारा पूरी तरीके से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, और सिविलियन को हमेशा से डाउन करके रखा जाता है, शाहबाज शरीफ के रूप में हम सब देख सकते हैं। और उसी तरीके से आप देख ली तो आज जो आईआरजीसी है वो पूरा ईरान को कंट्रोल कर रहा है। वहाँ के चाहे प्रेसिडेंट हो या वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हो, आप उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए तो कभी कभी दोनों में कहीं ना कहीं एक असमानता देखने को मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं कारण बन रहा है कि जिस प्रकार से आईआरजीसी ने पूरी तरीके से पिछले 50 दिनों में ईरान के पूरे मिलिट्री सेटअप को जो कंट्रोल कर लिया है, और वो एक हमें समझना होगा, किसी भी संगठन जब बनता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं। तो जब हम आईआरजीसी का जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स देखते हैं तो वो पूरा एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल रहा है, और जिस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के नाम पे वो लोग वहाँ पे अपने आप को स्थापित किया है, और आज उसके हाथ में मिलिट्री पूरा पावर है। और ठीक उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी मुनीर जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप करके वहाँ के सिविलियंस की आवाज़ को दबाते हैं, और किस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें भी इस चीज़ को, इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये दोनों स्थिति बन रही है। और तीसरा इसमें आप इजराइल का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए इजराइल बिल्कुल ही कहीं से भी
शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि और ट्रंप और अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के इशारे पे इस युद्ध में आए, और मुझे नहीं लगता है कि इजराइल कभी भी उनको जाने देगा यहाँ से, क्योंकि इजराइल की सर्वाइवल की लड़ाई है, उसकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। क्योंकि ईरान अभी भी इस चीज को बोल रहा है कि जो हमारे प्रॉक्सी हैं, खास करके लेबनान, हुती और हमास, उसको इजराइल उस शांति वार्ता में शामिल नहीं करना चाहता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा विषय है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली उस पर अपना टोल टैक्स लगाना चाहता है, लेकिन आज उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने वहां पे जिस तरीके से जो अपना एक ब्लॉकेट किया है, जिसके माध्यम से चाहे चाइना हो या साउथ एशिया के जितने देश हो, वो सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। और अभी आप देख सकते हैं पिछले 1-2 दिन पहले जिस तरीके से इंडिया के शिप पे भी जो गोलीबारी की गई, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत भी इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसमें। और अभी भारत ने जिस तरीके से इस पे बहुत ही कड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के एम्बेसडर को बुला के जो एक तरीके का जो कम्युनिकेशन दिया हो, आने वाले समय में ये क्या वार्ता में क्या निकल के आता है, उसके वजह से भारत का भी अपना एक पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज उस रूट से लगभग पूरे विश्व का 20% तेल और ऊर्जा वहां से निकलता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो विवाद है वो सिर्फ रीजनल नहीं है, बल्कि अब वैश्विक बन चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पूरे वैश्विक जगत के लिए, कि अगर आज ये वार्ता सफल नहीं होती है तो ऑब्वियस है कि ये युद्ध होगा ही होगा। जी पीयूष सर, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। ट्रेड पर्सपेक्टिव से मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिका के साथ कोई भी सपोर्टिव कंट्री अभी नहीं खड़ी है, अमेरिका अकेले ही अलग फैसले ले रहा है, लेकिन इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ट्रेड में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अब अगर ये वॉर समाप्त हो जाता है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, देखिए आज अमेरिका लगभग 40 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है जी। और अमेरिका की इकोनॉमी, जो हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें आप कर्ज की क्वांटिटी देखिए या वो देखिए तो ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। और उसके पास सबसे बड़ा लेवरेज जो था अभी तक पेट्रो डॉलर का था, वो ओपेक को कंट्रोल करता था और डॉलर्स प्रिंट करता था। तो ये युद्ध सिर्फ ईरान के ऊपर हावी होने का नहीं है, ये है किसी भी तरीके से पेट्रो डॉलर को कायम रखने का। और इस युद्ध ने ये जरूर देखा है कि ईरान ने कहा है कि मेरे जो बाकी जहाज हैं, और इंडिया ने रशिया के साथ रुपए के साथ ट्रेड किया है ऑयल का या क्रूड का, ईरान ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड शुरू कर दिया है और काफी बड़ी संख्या में। तो एक तरह से जो अमेरिका का वर्चस्व था पेट्रो डॉलर को लेकर, वो एकदम खत्म होता नजर आया है। और आने वाला टाइम जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का बनने वाला है। अमेरिका का जो वर्चस्व, जो जिसके बलबूते पर वो अमेरिका अपनी इकोनॉमी, दो चीजों को लेकर, एक है पेट्रो डॉलर और दूसरा युद्ध उसका सबसे बड़ा बिजनेस है। वो चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल या युद्ध बना रहे, ताकि उसके जो मिलिट्री हार्डवेयर की इंडस्ट्री है वो चलती रहे। और ये दोनों चीजों पर युद्ध तो वो चाहेगा ही, युद्ध कहीं ना कहीं चलता रहे, चाहे वो यूक्रेन रशिया का इतने साल से चल रहा है, ताइवान में सिचुएशन, मिडिल ईस्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसने, आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका हर युद्ध में कहीं ना कहीं पार्टी रहा है और उसको भले ही वहां से निकलना पड़ा है, चाहे कोरियन वॉर हो, चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और अब ईरान के साथ देखिए। तो अमेरिका हर हालत में इस वक्त रिसीविंग एंड पर जा रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करी है पेट्रो डॉलर के ऊपर, उस पर अगर चोट पहुंचेगी, और आने वाले टाइम पे डी डॉलराइजेशन होगा ही होगा। युद्ध के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आएगा जब ये थोड़ी सी शांति स्थापित होगी, और शांति स्थापित होने में जो नॉर्मलसी आने में वक्त लगेगा। ये अभी युद्ध खत्म होने के बाद भी कम से कम आप 6 से 8 महीने या ये वर्ष के अंत तक ही आप देख पाएंगे कि सब कुछ स्टेबलाइज होता है, अगर अमेरिका फिर से कोई गेम ना खेले। जी मनोज जी, मैं आपके पास अब यहाँ पर आना चाहूँगी। जैसे कि सर ने बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से अमेरिका इस समय अलग खड़ा हुआ है, फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से भी बात की है, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका को अब अपने रिलेशंस दूसरे देशों के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है? क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल वॉर की बात करें, ऐसे में किसी भी कंट्री का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या प्रेजेंट के लिहाज से भी देखा जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब से ग्लोबलाइजेशन और खास करके प्राइवेटाइजेशन का प्रभाव बढ़ा, उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसने लगभग, आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ल्ड के
जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब में कहीं ना कहीं अमेरिका का मेजर स्टेक है और मेजर रोल है। लेकिन आप देख सकती हैं कि ट्रंप के आने के बाद से दूसरी बार जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके उन सारे इंस्टीट्यूशन को ब्रेक करने का काम किया। और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो उनका लगभग 80 साल का जो एक संबंध था उसको भी एक तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो इसका खामियाजा अमेरिका के लोग और वहाँ के देश इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी चाहे रसिया यूक्रेन क्राइसिस को देख लीजिए और अभी जिस तरीके से ईरान इजराइल जो कन्फ्लिक्ट्स है जिसमें अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से बढ़ा है, तो वहाँ पे उनके डोमेस्टिक लेवल पे भी उनका डे बाय डे डिटोरेशन हो रहा है। वहाँ पे उनका जो अप्रूवल रेट है वो कम होते जा रहा है और अभी आने वाले समय में जो मिड इलेक्शंस होने वाले उसमें इसका इम्पैक्ट उनको देखने को मिलेगा। और अभी जिस प्रकार से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो इकोनॉमिक जो डिक्लाइनेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के इकोनॉमिक डाउन होते जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय ट्रंप के ऊपर जाता है। और शायद जो उन्होंने मेगा का जो कंसेप्ट बनाया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका को जो लेके आगे बढ़ रहे थे, वो सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए पाकिस्तान जैसे देश को इसमें यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों का क्या बिजनेस ट्रेड है और पूरे मीडिया में और पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं। तो मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो ऑब्वियस है कि ट्रंप के चलते अमेरिका ने एक बहुत बड़ी भूल की है और खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार और खास करके यूएसएसआर के विघटन के बाद से जो एक वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के आधार पे हर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो बढ़ी, उसको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की कमी आई है और सबका जो एक बेस था उसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें जितने भी जो एस्पिरेशनल जो देश हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो कहीं ना कहीं एक अलग अलायंस बनते हुए नजर आएगा और एक मल्टी ओरिएंटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो देखने को मिलेगा। और उसमें ऑब्वियस है कि इसमें हम चाइना को, भारत को, रसिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पे जिस तरीके से अभी एक सबने अपने अपने बैलेंसिंग करने के लिए अपने इंटरेस्ट के ध्यान में रख के जो अमेरिका के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है। और ऑब्वियस है कि जो पेट्रो डॉलर की हम बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियस है कि आने वाले समय में उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और जो उसका एक वर्ल्ड में जो हेजेमनी है वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का जब जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उसी के आधार पर बहुत सारी चीजें निर्णय होती हैं। और आज अमेरिका ने अपने सारे बनाए हुए नियम कानून को तोड़ के अपने इंटरेस्ट के लिए पूरे विश्व को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसका खामियाजा उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जी पीयूष जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस यहाँ पर पाकिस्तान का हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसले हैं, जो सिचुएशन है वो अमेरिका के फेवर में होती जा रही, तो इस बातचीत का क्या नतीजा रहेगा, क्या कंक्लूजन निकल सकता है? जब सारी चीजें अमेरिका के फेवर में होगी तो किसी और कंट्री को होना चाहिए इस समय एज अ मीडिएटर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसी और कंट्री को होना चाहिए और इसलिए पैरेलली एक 40 देशों का कंसोर्टियम बना है। वो भले ही इस में डील के बीच के जो जिसको जैसे पाकिस्तान को दलाल स्टेट का स्टेटस मिलने वाला है या मिल गया है, उसका वो ना हो, लेकिन वो एक प्रभावी एक वर्ल्ड कंसोर्टियम जो बन रहा है, जिसमें कि यूके, स्पेन, इटली, यूरोप के कंट्रीज, भारत और इवन आप देखेंगे इस कंसोर्टियम में चाइना भी एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि चाइना अभी तक बहुत शांत बैठा हुआ है। उसने कोई ना स्टेटमेंट दिया है, ना कुछ शांति वार्ता की तरफ कुछ बात करी है। भले ही चाइना इफेक्टेड है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर आ रहा है तो चाइना के इकोनॉमी पे, उसके एनर्जी क्राइसिस को लेकर आ रहा है, लेकिन चाइना ने अपने आप को इस चीज के लिए पहले से तैयार किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने, अमेरिका ने चुना है मोर और लेस, और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कहां है? आप खुद समझिए कि किस बेसिस पर आपने पाकिस्तान को एक डील ब्रोकर के तौर पर चुन लिया। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सिचुएशंस फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर बनना वो ठीक नहीं है। लेकिन सर अब देखना होगा कि आगे सिचुएशन कैसी बनती है बातचीत के बाद। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस खास चर्चा में बातचीत की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो अब दूसरे दौर की बातचीत होनी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, लेकिन इस बातचीत से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। हालांकि शर्तें अपनी अपनी तरफों से, दोनों देशों की तरफ से रखी जा चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।